नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से फोकस ऑन ज्योग्राफी में। आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की, क्योंकि हमारा जो पिछला टॉपिक था वो क्लियर हो चुका था पश्चिमी डेजर्ट के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ में ही आज से ही हम जैसे राजस्थान पढ़ रहे हैं ऐसे ही हम साथ में वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ मैं आपके इंडियन ज्योग्राफी के। हर एक वीडियो राजस्थान और इंडिया के साथ साथ ही अब आप लोगों के साथ प्रोवाइड होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं बेटा अरावली पर्वतमाला की। आप लोगों को चीज याद होगी कि अरावली जो पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला वलीय व अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, ये जो पर्वतमाला है वो वलीय व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला क्या है? वलीय वो अवशिष्ट पर्वतमाला है। आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ अभी हमने जो बनाई है वो है सिर्फ राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है बेटा उसका विस्तार 3 राज्यों में है और 3 राज्यों के साथ उसका विस्तार एक केंद्र शासित प्रदेश में है। अगर हम बात की जाए तो अरावली की जो शुरुआत होती है बेटा वो शुरुआत होती है अरब सागर से। कहाँ से? अरब सागर से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। और जब ये शुरुआत होती है तो जब अरावली पर्वतमाला हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो दिखाई देती है पालनपुर गुजरात में। कहाँ पर दिखाई देगी हमें? पालनपुर गुजरात में अरावली पर्वतमाला हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देना शुरू करती है। मीन्स अरावली की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है बेटा गुजरात से। कहाँ से शुरुआत हुई? गुजरात से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। वहीं जब ये राजस्थान में एंट्री लेती है तो इसकी एंट्री होती है राजस्थान के खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। कहाँ से होगी? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। ठीक है, वहीं ये राजस्थान से फिर आगे निकल जाती है हरियाणा में। कहाँ निकल जाती है? राजस्थान के बाद ये निकल जाती है हरियाणा में और हरियाणा के बाद लास्ट में जाती है ये दिल्ली तक। अब मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि ये 3 राज्यों मीन्स 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। किन किन राज्यों में है ये? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। 3 राज्यों में वो एक केंद्र शासित प्रदेश में है। इसकी जो शुरुआत हुई वो ही पालनपुर गुजरात में। वहीं इसकी जो आखिरी चोटी है वो रायसीना पहाड़ियों तक है। कहाँ तक है बेटा? रायसीना पहाड़ियों तक। अब जो रायसीना की पहाड़ियां हैं बेटा, इस रायसीना की पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। अच्छा, आप लोगों को ये याद है कि जो राष्ट्रपति भवन है उस राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या है? अच्छा, मैं आपको लोगों को बताऊं कि जो राष्ट्रपति भवन है इस राष्ट्रपति भवन का निर्माण करौली और भरतपुर से लाए गए लाल पत्थरों द्वारा हुआ था। मीन्स लाल पत्थर, करौली और भारत से जिसका निर्माण हुआ वो हमारा राष्ट्रपति भवन था। और इस राष्ट्रपति का जो पूर्व नाम था वो था वॉइस रिंगल लॉज। वॉइस रिंगल लॉज इसका क्या था? पुराना नेम था। और इसमें सबसे पहले प्रथम जो व्यक्ति था इसमें रुकने वाला वो था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। वहीं इन्हीं रायसीना पहाड़ियों पर बेटा JNU कैंपस भी स्थित है। क्या है? JNU कैंपस भी स्थित है। ये तो हमारी अरावली की शुरुआत, वो अरावली का विस्तार कहाँ तक है। अच्छा, आप लोगों को याद है कि अरावली जो है इस अरावली को और किन किन नामों से जाना जाता है? अगर हम भौगोलिक भाषा की बात करें तो भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरू कहा जाता है। वहीं अगर विष्णु पुराण की बात की जाए तो विष्णु पुराण में अरावली का नाम परिपत्र मिलता है।
भौगोलिक भाषा में क्या नाम हुआ? भौगोलिक भाषा में नाम हुआ मेरु। वहीं विष्णु पुराण में इसका नाम मिलता है हमें परिपत्र। एक वलीय व अवशिष्ट पर्वतमाला तो है ही सही, पर ये अनेक जगह से टूटी फूटी व कटी फटी भी है। कौन सी? हमारी अरावली पर्वतमाला। अब हम कई बार क्या करते हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कई बार ट्रिक्स पर ध्यान देते हैं। मैं नहीं कहता कि आप ट्रिक्स पे ध्यान ना दो, आप ट्रिक्स पर ध्यान दो, पर ट्रिक्स दूसरे की फॉलो ना करके आप खुद की बनाओ। मीन्स जब आप खुद की एक गाली गलोच की भी आप ट्रिक बना सकते हो, एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसको कोई को भी ना दिया जा सके, जब आपका सिलेक्शन हो उस नदी में बहा दो। ट्रिक्स खुद की बनाओ, और कुछ भी हो सकती है ट्रिक्स, जरूरी नहीं आपको याद होनी जरूरी है उस ट्रिक का। तो ट्रिक्स खुद की, मैं आज कई चीज़ें ट्रिक्स में ही बताऊंगा ताकि आप लोगों को अगर उससे जल्दी याद हो तो उससे जल्दी याद होने की कोशिश। वहीं लास्ट में हम एक मोटिवेशन बात भी करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं हम। विष्णु पुराण में हमने बात की, तो विष्णु पुराण में इसे क्या कहा जाता था? इसे विष्णु पुराण में परिपत्र कहा जाता था। वहीं अगर इसके विस्तार की बात की जाए, अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो अब आप लोग बताइए कि इसका विस्तार कहाँ से होगा? इसका विस्तार इस साइड से और दिल्ली तक है। मीन्स गुजरात से शुरू हो रही है और दिल्ली तक जा रही है। ये आपकी दक्षिण दिशा है और ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो इसका विस्तार की शुरुआत दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है? ये उत्तर और ये पूर्व। कहाँ तक जाती है? उत्तर पूर्व दिशा तक है। किस साइड है इसका विस्तार? दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर इसका विस्तार उत्तर पूर्व तक है। ये हुई इसके विस्तार की बात। वहीं इसका जो सर्वाधिक विस्तार है बेटा राजस्थान में, इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो है उदयपुर में। कहाँ पर है सर्वाधिक विस्तार? उदयपुर में। वहीं इसके न्यूनतम विस्तार की बात की जाए तो इसका न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में। वहीं न्यूनतम इसका विस्तार कहाँ है? अजमेर में है। अच्छा, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि अरावली की जो आकृति है, कई बार अरावली की आकृतियों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे? कि अरावली की जो आकृति है, अरावली की जो आकृति है वो आकृति पर्वतों में किसके समान है? या फिर वो ये पूछ ले कि अरावली की जो आकृति है वो अंगों में किसके समान है? या तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ ले कि अरावली की जो आकृति है वो वाद्य यंत्रों में किसके समान है? पर्वतों में किसके समान है? एटलीस्ट दूसरी बात की जाए अंगों में किसके समान है, तीसरी बात की जाए वाद्य यंत्रों में ये किसके समान है। अगर हम पहली बात करते हैं पर्वतों में, तो पर्वतों में ये अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला के समान है जो आपके यूएस में है। ठीक है। अंगों की बात की जाए तो ये आपके कर्ण या कान के समान है। किसके समान है? कर्ण या कान के समान है। वहीं अगर वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो यह तंदूरा, एक वाद्य यंत्र होता है तंदूरा, उसके समान है। अरावली किसके समान है? वाद्य यंत्रों में तंदूरा, अंगों में कर्ण व पर्वतों में अपलेशियन पर्वतमाला के समान है। अगर अरावली के विस्तार की बात की जाए, अब राजस्थान में, राजस्थान की बात करते हैं। चलो राजस्थान के पहले अरावली के बारे में कुछ और चीज़ें मिल गई। इस अरावली का जो अवशेष है ये कहाँ से लिया गया है? हमने वेंगनर का सिद्धांत पढ़ा था। आप लोग बताइए कि वेंगनर के अनुसार अरावली किसका अवशेष है? तो अवशेष में बेटा हमारे पास आ जाता है कि गोंडवाना लैंड का अरावली अवशेष है। किसका है? गोंडवाना लैंड का जो है वो अरावली अवशेष है। अब अगर हम बात की जाए कि यह किस पर्वत निर्माणकारी हलचल में बनी, तो ये बनी थी बेटा चर्नियन हलचल। किस में बनी? चर्नियन हलचल बनी। सबसे पहले क्या है, अब तक चार हलचलें हुई है पर्वत निर्माण करनी, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्शियन और अल्पाइन। इन्हीं क्रम में सबसे पहले जब किस पर्वतमाला का निर्माण हुआ था वो थी हमारी अरावली, जिस पर्वतमाला क्रम में बनी थी अपलेशियन पर्वतमाला, और ये बनी थी चर्नियन हलचल में। अगर आप लोगों से पूछे कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस हलचल में हुआ, तो वो था चर्नियन हलचल में इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आपसे अगर पूछे कि किसका अवशेष है, तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर इसी के साथ आप लोगों से ये पूछ ले कि इस अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ वो किस युग में हुआ, अरावली
पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ वो किस युग में हुआ, तो बेटा युग आ जाता है आपके पास प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में क्या है, इसका निर्माण हुआ। और अब अगर वो पूछ ले कि किस कल्प में हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन युग के प्रोटोजोइक कल्प में इसका निर्माण हुआ। किस में हुआ? प्रोटोजोइक कल्प में इसका निर्माण हुआ। किसका? अरावली का निर्माण प्रोटोजोइक कल्प में हुआ। अब आप लोगों को याद है कि ये जो राजस्थान, जब हम पश्चिमी राजस्थान पढ़ा था, तो पश्चिमी राजस्थान में मैंने आपको 2 समरेखाएं बताई थी। एक तो बताई थी 50 सेंटीमीटर और एक बताई थी 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। अब 50 सेंटीमीटर कहूँ या 500 मिलीमीटर की समवर्षा रेखा की बात करूँ, तो वो अरावली के सहारे ही गुजरती है। किसके? अरावली के सहारे जो समवर्षा रेखा गुजरती है उसे 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर की समवर्षा रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला में अगर हम सर्वोच्च चोटी की बात करें, किसकी? सर्वोच्च चोटी की बात करें, तो हमारे सामने आ जाती है गुरु शिखर। कौन सी आ जाती है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 या 1727, क्योंकि 5 मीटर का इसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अगर हम उसे कृत्रिम रूप से देख लें तो 1727 होती है, और प्राकृतिक रूप से देखें तो इसकी हाइट हो जाती है 1722 मीटर। वहीं अगर हम अरावली का सबसे निचला हिस्सा, क्या सबसे निचला हिस्सा की बात करें कि अरावली की सबसे नीचा हिस्सा कौन सा है, तो वो है आपकी पुष्कर घाटी। कौन सी है? पुष्कर घाटी अरावली का सबसे नीचा हिस्सा है। अगर बात की जाए इस अरावली में कि जो अरावली है, इस अरावली का विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो बेटा इस टोटल अरावली का जो विस्तार है वो है 692 किलोमीटर का। कितना? 692 किलोमीटर का इसका विस्तार है। वहीं राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो 550 किलोमीटर का है। कितना? 550 किलोमीटर का इसका विस्तार है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में लगभग अरावली का विस्तार 80% तक है। कितना है अरावली का विस्तार? लगभग 80% तक इसका विस्तार है राजस्थान में। ठीक है, अगर हम कहें कि राजस्थान में 80% तक विस्तार है, तो राजस्थान में ये कितने जिलों में अपना विस्तार रखती है? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान में इसका विस्तार बेटा 13 जिलों में। कितने जिलों में? राजस्थान में इसका विस्तार 13 जिलों में है। अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो प्रमुख रूप से इसका विस्तार राजस्थान के 10 जिलों में है। कितने में? 10 जिलों में। अगर सर्वोच्च रूप में देखा जाए, मीन्स अगर इसके कटे फटे जितने भी भाग हैं, तो अरावली का विस्तार उसमें कितने भागों में हो सकता है? तो लगभग 16 जिलों में अरावली अपना विस्तार रखती है। सबसे पहले बात करते हैं हम 13 जिलों की। तो 13 जिले कौन कौन से हैं? हम 13 जिलों की बात करें तो 13 जिलों में आपके उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अलवर, अजमेर व जयपुर शामिल हो जाते हैं। ये आपके 13 जिले हो जाते हैं जो राजस्थान के विस्तार रखते हैं अरावली में। ठीक है, पर प्रमुख रूप से बात की जाए तो प्रमुख रूप से जो 10 जिले इसमें विस्तार रखते हैं वो है जयपुर, दौसा, फिर अलवर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर के बाद फिर उसके बाद आ जाएगा आपका उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर सीकर और राजसमंद। ये आपके जो 10 जिले हो जाएंगे, ये 10 जिले आपके प्रमुख रूप से अरावली का विस्तार रखते हैं। अरावली का अगर बात की जाए बेटा, तो अरावली में राजस्थान में कौन कौन सी मृदा मिलती है, या फिर अरावली में कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितना क्षेत्रफल निवास करता है। राजस्थान में हम बात करें तो अरावली का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के 9% भाग पर है। कितने प्रतिशत भाग पर है? 9% भाग पर है। वहीं इस 9% भाग पर निवास करने वाली जनसंख्या 10% है।
मीन्स राजस्थान में 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या निवास करती है। वहीं इस अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई बेटा 930 मीटर है। हम ये भी कह सकते हैं कि अरावली की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो वो 930 मीटर है। वहीं अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज, क्या बेटा, यहाँ पर सर्वाधिक धात्विक खनिज 70% तक निकलते हैं। किसमें? अरावली में। कितने? सर्वाधिक धात्विक खनिज 70% तक निकलते हैं। वहीं यहाँ पे जो पाई जाने वाली मृदा है वो मृदा काली, भूरी या कहें लाल कंकरीली है। कौन सी है? काली, भूरी या लाल कंकरीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम कोपेन के अकॉर्डिंग बात करें कि कोपेन के अकॉर्डिंग इस राजस्थान की अरावली में कौन सी जलवायु विद्यमान मिल जाती है, तो वो हो जाती है आपकी BSHW जलवायु। कौन सी? BSHW जलवायु आपकी यहाँ पर मिलती है। आगे करते हैं कि राजस्थान में अरावली को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में इस अरावली को बांटा गया है। पहली हो जाती है आपकी उत्तरी अरावली, पहली हो जाएगी उत्तरी अरावली। बीच में हो जाएगी आपकी मध्य अरावली। ये आपकी ये वाला जो भाग होगा वो आपका मध्य अरावली का होगा। और जो ये बची हुई होगी बेटा वो हो जाएगी आपकी दक्षिणी अरावली। कौन सी? 3 भाग किए हमने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली में मोस्टली सिर्फ शामिल होने वाला जिला है अजमेर। कौन सा जिला सम्मिलित होता है बेटा? सिर्फ अजमेर शामिल होता है। परंतु कई बार फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशंस में या फिर कॉलेज लेक्चर एग्जामिनेशन में अरावली के मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है पूछा जा चुका है। तो जो मध्य अरावली का विस्तार है वैसे तो सांबर से अजमेर तक है, या फिर हम करें सांबर, अजमेर व देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो राज संबंध में हैं वहाँ तक मध्य अरावली का अपना विस्तार है। वहीं इस मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है बेटा वो सर्वोच्च चोटी तारागढ़ है। कौन सी है? तारागढ़, जिसकी हाइट जो है बेटा 870 से 73 मीटर है। 870 से 73 मीटर है। किसकी? तारागढ़ की। वहीं कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने टाड़गढ़ भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? टाड़गढ़, जिसकी हाइट है 933 मीटर। मेरिया जी टाड़गढ़ जो है बेटा वो स्थित है खंडित अजमेर में। कहाँ पर है? खंडित अजमेर में स्थित है, जो कि दक्षिणी अरावली का एक भाग है। तो खंडित अजमेर में स्थित है मेरिया जी टाड़गढ़, जिसकी हाइट है 933 मीटर। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि अजमेर की सर्वोच्च चोटी है तारागढ़। यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि अजमेर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अजमेर की सर्वोच्च चोटी है मेरिया जी टाड़गढ़, जिसकी हाइट है 933 मीटर। वहीं मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वो है तारागढ़, जिसकी हाइट है 870 से 73 मीटर। वहीं यहाँ पर नाग पहाड़, कौन सी? एक चोटी और है यहाँ पर नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर। नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। ये 3 ही मोस्टली चोटियाँ, नाग पहाड़ कभी कभी पूछी जाती है, पर ये 3 मोस्टली चोटियाँ पूछी जाती है, जिसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी तारागढ़ और टाड़गढ़। वो इसलिए कई बार पूछ लेता है, टाड़गढ़ दे देता है ऑप्शन में पहले, और वो पूछता है मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, और हम इसे राइट करके आ जाते हैं। परंतु ये अजमेर की सर्वोच्च चोटी है, वहीं मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है सिर्फ तारागढ़। अब हम बात करते हैं हमारे उत्तरी अरावली की। अब उत्तरी अरावली के जो बेटा प्रमुख 10 जिलों में से हम बात करें तो इन 10 जिलों में से शामिल हो जाते हैं जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर।
और इसकी सबसे अच्छी ट्रिक अगर आपको इन जिलों को याद रखने की करनी है उत्तरी अरावली में, तो आप याद रख सकते हो एक ट्रिक, जयपुर में 2 झुलसी। एक ट्रिक याद रख लेना, जयपुर में 2 झुलसी। तो जयपुर से आपका जयपुर हो जाएगा, 2 से दौसा हो जाएगा, अ से अलवर हो जाएगा, झू से आपका झुंझुनू हो जाएगा और सी से आपका सीकर हो जाएगा। तो ये है आपके उत्तरी अरावली के प्रमुख जिले जो अरावली के विस्तार रखती है। वहीं इनके अलावा और भी जो ज़िले हैं वो अपना विस्तार रखते हैं। जैसे नागौर का जो पूर्वी भाग है वो उत्तरी अरावली में सम्मिलित होता है, वहीं पर करौली व सवाई माधोपुर का भी कुछ कटाफटा भाग अरावली में अपना स्थान रखता है। ये वो ज़िले हैं जो हम 13 ज़िलों में जिन्हें इंक्लूड कर लेते हैं। या फिर नागौर जैसे हुआ तो नागौर वो 16 ज़िलों के तहत इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि 16 ज़िलों में भी अरावली अपना विस्तार रखती है कटे फटे रूप में। वहीं अगर हम इस उत्तरी अरावली की बात की जाए सर्वोच्च चोटी की, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है बेटा वो हो जाती है आपकी रघुनाथगढ़। कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़ हो जाएगी, जिसकी हाइट है 1055 मीटर, जो आपकी सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है, 1055 मीटर जिसकी हाइट है, और यह रघुनाथगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। पर क्या इसके अलावा हम अगर इसकी सिर्फ उत्तरी अरावली की औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है? तो बेटा उत्तरी अरावली की जो औसतन ऊंचाई है वो है 450 मीटर। कितनी? 450 मीटर जो है ये इसकी औसतन ऊंचाई है। किसकी? उत्तरी अरावली की इसकी औसतन ऊंचाई है 450 मीटर। अब हम बात करते हैं हमारी दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली के अगर आप लोगों को जिले याद रखने हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है राज डूंगर से उठो। राज से हो जाएगा आपका राज संबंध, डू से हो जाएगा आपका डूंगरपुर, से हो जाएगा आपका सिरोही, और उठो से हो जाएगा आपका उदयपुर। ये दक्षिणी अरावली में अपना विस्तार रखने वाले प्रमुखतः जिले हैं। पर अगर हम बात की जाए कटे फटे रूप में और भी जिले अपना विस्तार अरावली में रखते हैं, जैसे पाली हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़ है, ये कहीं ना कहीं खंडित रूप में अरावली पे अपना विस्तार रखते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो दक्षिणी अरावली की औसतन ऊंचाई 1000 मीटर है। मीन्स समुद्र तल से इसकी दक्षिणी अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर है। वहीं इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो आप सब लोग जानते हो कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 या 27 मीटर। वहीं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि ये जो दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आबू पर्वतखंड और दूसरा भोराट पठार। दक्षिणी अरावली को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आबू पर्वतखंड, दूसरा है भोराट का जो पठार है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे आबू का जो क्षेत्र है वो सिरोही के अंतर्गत, वही भोराट का जो पठार है वो भोराट के पठार में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर सम्मिलित हो जाते हैं। मुख्यतः आप लोगों को याद है कि भोराट का जो पठार है उसका विस्तार कुंभलगढ़ से और गोकुंदा के मध्य स्थित है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे अरावली के जो प्रमुख चोटियां हैं या फिर अरावली के जो दर्रे हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। इसी के साथ आज हम एक नई चीज़ पे बात करने वाले हैं, वो एक मोटिवेशन थिंक। मोटिवेशन थिंक की बात करूं तो मैं क्या है कि कई बार हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर ज्ञान तो अर्जित करते हैं, वो हमारा सिर्फ ज्ञान अर्जित हो जाता है बौद्धिक रूप में। बौद्धिक रूप में हम ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं, पर साथ में
हम हमारा जो नैतिक ज्ञान है या हमारे चरित्र से रिलेशन रखने वाला जो ज्ञान है वो हम अर्जित नहीं कर पाते। मीन्स हम लिखा पढ़ा सब कुछ अर्जित कर लेते हैं, बाकी हम डिपेंड हो जाते हैं हमारे सामने वाले के ऊपर। मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जो लिखा पढ़ा ज्ञान है वो एक टाइम तक ही सीमित रह पाता है, पर आपका जो चरित्र का ज्ञान है वो आपका हमेशा सामने होता है। चरित्र की बात करूं, जैसे आपके सामने जो व्यक्ति है वो सामने बैठा व्यक्ति आपसे जब इम्प्रेस होता है तो वो आपके चारित्रिक ज्ञान से होता है, न कि आपके शाब्दिक ज्ञान से। स्कूल में स्कूल और विद्यालय में कई ऐसी चीज़ें होती है कि हम ध्यान तो दे लेते हैं सिर्फ हमारे पढ़े लिखे मैटर्स पर हम ध्यान आगे नहीं दे पाते। जो हमारा दूसरा पार्टीशन है वो सब वीक रह जाता है, जो हमारा हो जाता है चरित्र का ज्ञान। चरित्र के ज्ञान में मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि हम किसकी संगत करें, किसका क्या करें। हमें सिर्फ इतनी सी थिंग्स हमारे सामने लानी है कि कौन हमसे बड़ा है, उसके लिए हम किस रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, हम अपना डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। साथ में ही हम इतना कि हमारा जो मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी को हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे हम कई बार सोचते हैं यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मीन्स हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक नेगेटिव थिंक आ जाती है। सपोज इट नेगेटिव थिंक कैसे आ जाती है, कोई एग्जामिनेशन हुआ, हमारे एग्जामिनेशन फाइट नहीं हुआ। आपको एक चीज़ बता दूं कि जिसने मेहनत की है, मैं वो कहता हूँ जिसने मेहनत की है, जिससे एग्ज़ाम फाइट नहीं होता, वो हताश होकर बैठ जाए तो फिर क्या होता है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। आप लोगों को एक चीज़ बताऊं मैं कि अगर हम हताश होकर बैठ गए तो हमारा जिस लेवल पे आके ज्ञान रुका है वो वहाँ से डल हो जाएगा। अपितु अगर हम वहीं से फिर से स्टार्टिंग फ्लो में ही रखते हैं, जिस फ्लो में हम चल रहे हैं, तो वो ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाएगा। इस वाली वैकेंसी में हमारा चयन नहीं होता है तो अगली वाली में कंफर्म हमारा चयन हो जाता है। पर हमें हमारी मेंटेलिटी को संभाल के रखना पड़ेगा। मीन्स हमें हमारे नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। फिर दूसरी बात आ जाती है, सर कब तक हम पढ़ेंगे, कब तक हम पढ़ेंगे। ये तात्पर्य नहीं, आप पढ़ाई के साथ और भी काम कर सकते हो, पढ़ाई के साथ आप कोई बिजनेस भी कर सकते हो। आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेशन ना रखें। कैसे ना रखें, जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कल हमें कोई काम है और हमारा उस टाइम फिक्स है कि हमारा इस टाइम का पढ़ने का है। शायद हम उस काम को उस समय करके हमारी पढ़ाई का टाइम आगे प्लस कर सकते हैं। कई बच्चे जो होते हैं नाइट में पढ़ते हैं। नाइट में पढ़ने से क्या होता है, नाइट में आपको कोई शोर शराबा नहीं मिलेगा, नाइट में कोई आपको परेशान नहीं करेगा किसी काम के लिए, अभी तो आप पूर्ण रूपेण फ्री होते हो नाइट में। अपनी मेंटलिटी बदलिए। हर काम को, जैसे आपसे किसी ने कहा बेटा ये काम कर दो, तो उसे फ़ौरन करिए, उसे पेंडिंग नहीं मैं अभी कर दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद देखूंगा। ऐसी मेंटलिटी को आप बदलिए। इन छोटी छोटी आदतों से क्या होता है बेटा, एक बड़ा सा रूपांतरण सामने आता है। हालांकि ये रूपांतरण जल्दी हमारे सामने नहीं दिखता है, इसका आभास उस व्यक्ति को होता है जो आपसे कुछ लंबे ड्यूरेशन के टाइम मिल पाता है। पर हम पढ़ाई के साथ भी बदलना शुरू करेंगे अपने चारित्रिक भाव को, अपने चारित्रिक स्वभाव को। मिलिए, खुश लीजिए, एक सामने वाले को पॉजिटिव थिंक दीजिए। हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता। अगर कोई आपके अंदर नेगेटिव थिंक डालने की कोशिश भी करता है, नहीं ये काम मुझसे हो नहीं सकता, तो फिर हम हताश हो सकते हैं। पर आप ऐसा नहीं कीजिए। बहुत सारी मोटिवेशंस हैं जो हम देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, पर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहूँगा, उनके बदले आप खुद के अंदर चेंजेस लाइए, खुद पॉजिटिव बनिए। जब जाके आप हर एक चीज़ को कर पाओगे और हर एक चीज़ में आगे बढ़ पाओगे। तो जुड़े रहिए फोकस ऑन ज्योग्राफी में। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, अरावली की चोटियों की, अरावली के दर्रों की, अरावली की घाटियों की। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।